Hello everyone, welcome back to the fifth part of partnership final account. In this fifth part, we are going to start with the adjustments. और हमने आज वो 4 एडजस्टमेंट्स लिए हैं जो कि 100% एग्जाम में आने वाले हैं. तो हम आज वो 4 एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे. तो बाय नॉट वेस्टिंग मच टाइम, हियर वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स. कम, हियर वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट. To prepare final account, we need trial balance as well as adjustments. ट्रायल बैलेंस तो हमने देख लिया. अब एडजस्टमेंट्स क्या होता है? एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के साथ दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर और जिसके थ्रू हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे. जैसे कि फाइनल अकाउंट्स डिपेंड्स ऑन ट्रायल बैलेंस एज वेल एज ऑन एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन अलॉन्ग विथ ट्रायल बैलेंस विच आर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट. ये कंसिडर करना है हमको फाइनल अकाउंट बनाते समय. जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस की हम एक एक इफेक्ट देते थे. ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें रहती थी उसकी हम सिंगल इफेक्ट देते थे. वैसे ही एडजस्टमेंट्स के हम 2 इफेक्ट देंगे. एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स तो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होते हैं और उसे हम हिडन एडजस्टमेंट या तो साइलेंट एडजस्टमेंट कहते हैं. हिडन और साइलेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो ये एडजस्टमेंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल के नीचे दिए हुए होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये एडजस्टमेंट्स है और इसके 2 इफेक्ट देना है. मगर ट्रायल बैलेंस के तो एक ही इफेक्ट है, मगर उसके अंदर भी अगर एडजस्टमेंट आते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी अगर नॉर्मली सैलरी दिया है उसके आजू बाजू में कुछ नहीं लिखा है तो ये नॉर्मली पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा. मगर सैलरी के बाजू में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 11th मंथ के लिए पे किया है या तो फिर ज़्यादा महीने के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब आपको कंसिडर करना है ये एडजस्टमेंट है. बैंक लोन दिया हुआ है उसके बाजू में कोई भी डेट दी है या परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका मतलब आपको ये एडजस्टमेंट कंसिडर करना है. एडवर्टीजमेंट दिया है बाजू में 3 years दिया है, मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब इसको आपको कंसिडर करना है कि ये एडजस्टमेंट ही है. इसीलिए इसे हिडन और साइलेंट एडजस्टमेंट कहा जाता है. तो ये बेसिक हमने देख लिया कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और एक ट्रायल में भी आता है और बाकी के ट्रायल के साथ नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है वहाँ पर एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं. एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस के 1 इफेक्ट होता है. तो अब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं एक एक करके. तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जो साल के अंत में बच जाता है ना उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. कि ये इतना प्रोडक्ट्स, इतना गुड्स हमारा बचा हुआ है, इतना सेल नहीं हुआ, हमने बेचा नहीं है इतना, तो ये बचा हुआ स्टॉक जो होता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. जो नेक्स्ट ईयर नए साल में पहले दिन पे ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा. तो अभी तो कंसिडर करते हैं हम ये क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं. एक जाएगा ये फर्स्ट इफेक्ट जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाता है ये बैलेंस शीट के असेट साइड में. 2 इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के हैं. पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के असेट में. तो इसको अकाउंट में कैसे डालते हैं वो देखते हैं हम. ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर मैंने दिखाया है. लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट है और उसके नीचे बैलेंस शीट दिखाया है. तो जैसे कि डेबिट साइड में ओपनिंग और परचेज आता है, ये बेसिक्स है वो मैंने दिखा दिया. ओपनिंग और परचेज आता है. क्रेडिट साइड में सेल्स आता है. तो सेल्स के नीचे फिर ये जाएगा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट साइड में जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक जो रेड में मैंने लिखा हुआ है और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक जाएगा असेट साइड में. मतलब 2 इफेक्ट दिखा दी हमने यहाँ पर. सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यू हो चुका है मगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है. ड्यू हो चुका है मगर पे नहीं किया है. जैसे कि ये पेएबल है. द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर इज पेएबल. करंट ईयर के खर्चे पेएबल है मगर पे नहीं किए, उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं. एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस.
दिस एक्सपेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनपेड और अक्रूड एक्सपेंस। इसे अनपेड या तो अक्रूड एक्सपेंस भी कहा जाता है। और इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है। एक तो फर्स्ट इफेक्ट, ये जो भी खर्चे, मतलब आपको ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा कि ये कौन से एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग है। अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस आता है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इसका इफेक्ट देना है, और अगर ये पीएनएल में आता है तो पीएनएल में जाकर इसकी इफेक्ट देनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेजीज दिए है, तो वेजीज आप कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बोला है कि आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर ये ऐड हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस ऑलरेडी लिखा रहेगा, वहां पर जाकर ये ऐड हो जाएगा वेजेस के अंदर। अगर बोला है सैलरी, तो सैलरी कहा जाता है पीएनएल के अंदर, तो पीएनएल के अंदर सैलरी में जाकर ये ऐड होगा। मतलब जहां पर जो एक्सपेंस दिया रहेगा वहां पर जाकर ये ऐड हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पेएबल है, हमको पे करना बाकी है, मतलब कर्जा है, हमको पेमेंट करना है, लायबिलिटी हमारे सर पे है। तो पहला इफेक्ट तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे। अभी वो एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग में आ सकता है या तो पीएनएल में आ सकता है, दोनों में से कोई भी साइड पे आ सकता है। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्लियर। इसका थर्ड इफेक्ट और थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम भी होगा। यहाँ पर हमको रिसीव नहीं हुआ है, इनकम ड्यू हो चुकी है मगर अभी तक पेमेंट मिला नहीं है हमको, इस वजह से ये आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो वो ट्रेडिंग या तो पीएनएल के डेबिट में जाता था। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ये जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट के पेमेंट इनकम में सिर्फ हमारा सेल्स है, तो वहाँ पर ये नहीं आता है, ये इनडायरेक्ट इनकम में ही आता है। इनकम विच इज ड्यू फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम। ये इनकम इनडायरेक्ट में ही होती है, मतलब पीएनएल में ही आएगी मोस्टली, कभी ट्रेडिंग में नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम रिसीवेबल और अक्रूड इनकम। और इसकी दो इफेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एड टू इनकम, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट में, क्योंकि हमको फ्यूचर में रिसीवेबल है, आने वाला है हमको, इस वजह से हम ये असेट में डालते हैं। और पहला इफेक्ट हमने डाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो दो इफेक्ट हो गई। अभी इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी तीनों में जो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, समझ लो कि ट्रेडिंग में भी जाएगा, पीएनएल में भी जाएगा। मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया वेजेस और सैलरी, तो ये दोनों भी दे सकते हैं कि वेजेस के ऊपर भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी के ऊपर भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये दोनों इंडिविजुअली हो गया, मतलब इंडिविजुअली दोनों का दो दो इफेक्ट आएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग ऑन वेजेस, तो पहले आउटस्टैंडिंग ऑन वेजेस का दो इफेक्ट देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग ऑन वेजेस का दो इफेक्ट, तो एक तो जाएगा ऐड होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वो ऐड हो जाएगा वहां पर, ऐड आउटस्टैंडिंग। और सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कि वेजेस आपका आउटस्टैंडिंग है उतना। उसके बाद ये दो इफेक्ट हो गई। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑन सैलरी, इसका भी दो इफेक्ट होगा कि ऐड टू सैलरी, जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखा है आपने, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि ये पेमेंट करना बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा। अगर दोनों में से एक दिया, या तो फिर वेजेस दिया तो फिर वेजेस का दो इफेक्ट दो, अगर सैलरी का दिया तो सैलरी का दो इफेक्ट दो, अगर दोनों दिया है तो दोनों के दो दो इफेक्ट हो जाएंगे। मगर इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होगा। ये क्लियर है। अभी इनकम हुई तो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो किस तरीके से दिखेगा, तो वो आपको डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखना है। तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में फॉर एग्जांपल रेंट आपको रिसीवेबल था, रेंट रिसीव्ड है, आपने कुछ चीज़ें रेंट पे दी है तो वो आपको रिसीव्ड होनी है, मगर अभी तक रिसीव्ड हुई नहीं है, तो वो वहां पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट वो ऐड हो जाएगा। फाइनल अकाउंट के अंदर करंट ईयर की जो भी इनकम या एक्सपेंस होता है वो करंट ईयर में दिखाना ज़रूरी है, इस वजह से हम इसे ऐड करते हैं। हमें अभी तक मिला नहीं है मगर हमें ऐड करना है कि ये हमें मिल जाएगा।
इस वजह से ये दिखाना है कि आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ पर ऐड कर दी और इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट असेट में, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है बैलेंस शीट असेट के अंदर आउटस्टैंडिंग इनकम रेंट रिसीवेबल, तो उसका भी 2 इफेक्ट हमने यहाँ पर दिखा दिया। इज दैट क्लियर? अभी हम जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे आउटस्टैंडिंग हमने पे नहीं किया जो कि पेएबल है, वैसे प्रीपेड का मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया है। प्रीपेड का मतलब होता है हमने एडवांस में पे कर दिया है। ये आउटस्टैंडिंग का अपोजिट, आउटस्टैंडिंग अभी तक पे नहीं किया, प्रीपेड हमने एडवांस में पे कर दिया है। द एक्सपेंस विच आर पेड इन एडवांस आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। दिस एक्सपेंस आर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर्स एक्सपेंस। ये करंट ईयर के खर्चे नहीं है, प्रीपेड है ना, तो एडवांस में पे किए है, तो ये करंट ईयर के नहीं होंगे। तो करंट ईयर के नहीं होंगे तो करंट ईयर में से हमको निकाल देना है, जब उसका साल आएगा तब उसे ऐड करेंगे। फाइनल अकाउंट में मैंने बोला कि जिस साल का खर्चा है वो साल में ही आना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग अभी ऐड होना चाहिए, अगर प्रीपेड है तो उसे डिडक्ट कर दो, ये एडिशनल यहाँ पर मत डालो। क्लियर? तो ये हमारा प्रीपेड है, एडवांस पे किया है, तो उसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग हमको ऐड होती थी, अभी एक्सपेंस हो या इनकम हो आउटस्टैंडिंग ऐड ही होता है, और प्रीपेड में एक्सपेंस हो या इनकम हो वो लेस ही होगा, डिडक्ट ही होगा। क्लियर? दिस एक्सपेंस आर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर्स एक्सपेंस, hence it is deducted from respective expense and shown on asset side of balance sheet। बैलेंस शीट के असेट साइड पे दिखता है। क्यों? अभी 2 इफेक्ट उसके वापस से बोल देता हूँ। एक तो जाएगा या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, दोनों में से कहीं पर भी ये लेस होगा। जो भी एक्सपेंस आपको, जैसे आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस दिया तो वैसे इसका भी एक्सपेंस दिया रहेगा एडजस्टमेंट के अंदर, उसमें से आपको लेस करना है। आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, ये लेस करेंगे, ये यहाँ पर लेस करेंगे। जैसे कि सेम एग्जांपल लेते, वेजिस हमने एडवांस में लेबर को पे कर दिया है, एक्स्ट्रा पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर का भी, तो वो करंट ईयर में से लेस हो जाएगा वेजिस में से। सेम सैलरी हमने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा पे कर दिए नेक्स्ट ईयर का भी, तो वो करंट ईयर में से लेस हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट एडिशनल एक्स्ट्रा एडवांस पे कर दिया है, मगर उसकी सर्विस हमने अभी तक रिसीव नहीं की है, इस वजह से वो असेट में जाएगा। हमने पेमेंट एडवांस कर दिया मगर सर्विस लेना बाकी है, तो इस वजह से ये असेट में जाएगा बैलेंस शीट के। वैसे ही प्रीपेड इनकम भी अगर होती है तो हमने इनकम एडिशनल एडवांस में ले लिया है, एक्स्ट्रा इनकम ले लिया है, मगर हमने सर्विस अभी तक दिया नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नोन एज प्री रिसीव्ड इनकम। द इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर but related to future period is known as pre-received income. Hence it is deducted from respective income and shown on the liability side. जैसे एक्सपेंस हमने एडवांस में दिया था तो सर्विस लेना बाकी था, इसीलिए वो असेट में जाता था। यहाँ पर इनकम हमने एडवांस में लिया है, तो इनकम में से लेस हो जाएगा और हमारे लायबिलिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, हमें सर्विस देना बाकी है, इस वजह से ये सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। अभी उसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे होता है। एक्सपेंस और इनकम दोनों का एक साथ दिखा रहा हूं मैं, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का। प्रीपेड एक्सपेंस में जैसे आउटस्टैंडिंग में देखा था वैसे ही देखना है। यहाँ पर भी प्रीपेड एक्सपेंस में वेजेस भी हो सकता है और सैलरी भी हो सकता है। सैलरी के बदले यहाँ पर हमने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो प्रीपेड है, एडवांस है। तो सबसे पहला इफेक्ट जहाँ पर ये एक्सपेंस जाता है वहाँ से पहले डिडक्ट करो। तो वेजिस है अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट से ये डिडक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दे दी तुमने, सेकेंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा असेट साइड में बैलेंस शीट के। तो ये वेजिस, प्रीपेड वेजिस के 2 इफेक्ट हो गए। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस के 2 इफेक्ट देने हैं। तो पहले तो हम इंश्योरेंस से माइनस करेंगे, इंश्योरेंस जाता है हमारा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में।
तो वहां से पहले हम डिडक्ट करेंगे, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा असेट में, क्योंकि हमें सर्विस लेना बाकी है। वैसे ही अभी इनकम, प्रीपेड इनकम का, फॉर एग्जांपल कमीशन हमने एडवांस में ले लिया, हमने इनकम एडवांस में ले लिया, कमीशन एडवांस में ले लिया, मगर सर्विस देना बाकी है, तो लेस हो जाएगा कमीशन में से, तो वहाँ पर एडवांस आ जाएगा कि हमने एडवांस ले लिया, प्रीपेड है, तो वहाँ से लेस हो जाएगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट से। और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में से। तो बैलेंस शीट साइड से हम लायबिलिटी में से हम इसे लिख लेंगे कि ये हमारा एडवांस है, प्री रिसीव्ड कमीशन है। तो ये दो इफेक्ट हमारी प्रीपेड की भी हो गई। क्लियर है? अब जाते हैं हमारा डेप्रिसिएशन की तरफ। नेक्स्ट, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि वैल्यू का कम होना। कोई भी फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जैसे हम यूटिलाइज करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं। ये एक्चुअल लॉस नहीं है, इसीलिए उसे नोशनल लॉस कहा जाता है। सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, इट इज अ नोशनल लॉस ऑफ द बिजनेस। डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट, therefore it is deducted from that particular asset। इस वजह से उसे असेट में से माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। एंड इट इज़ अ लॉस, therefore it is debited to the profit and loss account। और ये लॉस है इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसकी दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट कौन सी है? एक तो डिडक्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखते हैं हम? फिक्स्ड एसेट लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में। फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आती है, वहाँ से हमें लेस करना है हमारे फिक्स्ड एसेट में से, जो भी फिक्स्ड एसेट का नाम दिया रहेगा एडजस्टमेंट में उसमें से डिडक्ट करना है। और उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से आएगा। ओके, ये डेप्रिसिएशन किया। अभी इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक तो इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में। तो इसका पहला इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। आपको मशीनरी ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल 10,000 मशीनरी दिया हुआ पर, और उसको 10% बोला है कि 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। तो 1,000 ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो ये डेप्रिसिएशन आपको पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखना है 1,000, और 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आपको होगा 9,000। ये आपके आउटर कॉलम में जाएगा कि अभी आपके असेट की वैल्यू सिर्फ 9,000 हो चुकी है, उसकी 10,000 से वैल्यू घट के अभी 9,000 हो गई। और जो डेप्रिसिएशन हुआ 1,000 का, उसका सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में कि उतना आपका लॉस हो गया। ओके, और ये एक्चुअल लॉस नहीं है, इसीलिए इसे नोशनल लॉस कहा जाता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इन नेक्स्ट लेक्चर विल कम अप विद द सम ऑफ द अनदर एडजस्टमेंट्स। सो तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।